तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। हाँ। तो जैसा कि हमें जो व्याकरण में जो चीज़ें करनी हैं उसका एक सामान्य परिचय हम देख लेते हैं, जिसमें हमें मेन तो लेकर के चलना है जो आपका कोर्स है, कह लीजिए वो शब्द रूप और धातु रूप है ना। तो उसको हम्म। वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कल भी, उसी चीज़ को मैं आज थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताता हूँ। और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है, वो आपको एक व्यवस्थित रूप में आज पता लग जाएगा, है ना। तो जैसा कि व्याकरण में मैंने आपको बताया था कि चार चीज़ों पर हमारा ध्यान होगा अगर हम देखें तो, जिसमें सबसे ऊपर जो है आपका वो भाषा है, और भाषा जो है वो वाक्यों से मिलकर बनती है। तो दूसरे नंबर पर वाक्य आ जाएंगे, और वाक्य जो हैं वो शब्द और पद के माध्यम से बनते हैं, और शब्द और पद जो हैं वो वर्ण या अक्षर के माध्यम से बनते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक तरह सीढ़ी की तरह है ना। अर्थात अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ भी आएंगे। तो जो आपको जो जाना है, कह लीजिए वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। क्योंकि जब कोई शिशु होता है, बालक होता है, कह लीजिए छोटा बच्चा, तो वो क्या करता है, वो इसी तरह से चलता है, अर्थात पहले छोटे से ही शुरू करता है ना। ऐसा नहीं कि बड़े उससे शुरू करें। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा एक तरफ कि जैसे जब बच्चा सीख रहा होता है तो उसका जो सीखने का क्रम होता है वो क्या होता है, वो शब्दों से प्रारंभ करता है, अर्थात धीरे धीरे वो शब्दों से परिचित होता है और वो फिर भाषा को बोलना प्रारंभ करता है ना। तो अगर उसका जो देखें तो वो, क्योंकि उस समय वो इतना छोटा होता है कि भाषा का विश्लेषण नहीं कर पाता है ना, कर भी नहीं सकता है। लेकिन जब वो धीरे हम्म। धीरे बड़ा होता है तब वो भाषा के विश्लेषण पर आता है। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो हम पाएंगे कि सबसे पहले उसका जो भाषा से ही उसका जो है, भाषा अर्थात वाक्यों से परिचय होता है। लेकिन वाक्यों में भी वो पूरा पूरा वाक्य एक साथ नहीं लेता है, बल्कि वो शब्दों के संदर्भ में ही चीज़ों को लेता है ना। आपने शायद वो सिद्धांत वगैरह भी पढ़े होंगे जिनमें ये बातें बताई गई, जैसे साहित्य दर्पण वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से उसको भाषा का बोध होता है बचपन में, है ना। तो वो पहले शब्दों को देखता है और फिर उसके माध्यम से जो है आपका ये चीज़ें होती हैं। अब शब्दों को लेकर के फिर वो वाक्यों तक पहुंचता है, और फिर जो वाक्यों को प्रयोग करना सीख जाता है, और उसके बाद फिर उसको एक तरह से भाषा आ जाती है, कह लीजिए ना। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हुई। लेकिन जब हम इसी का विश्लेषण करने के लिए आते हैं कि क्या होगा, तब हम देखते हैं कि भाषा जो है वो वाक्यों से, और वाक्य जो है वो शब्द या पद से, और पद या शब्द जो है वो वर्ण या अक्षरों से मिलकर बनते हैं, है ना। तो इसमें भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, जिसमें हमारे वर्ण या अक्षर के संदर्भ में मैंने आपको बताया भी था कल। तो इसमें हमारा पहला जो होगा, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि वर्ण और अक्षर, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वर्ण जो है उसकी क्या परिभाषा है। इसमें हमें तीन बिंदुओं पर विचार करना है। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया तो समझ लीजिए कि वर्ण से संबंधित या अक्षर से संबंधित जो जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपका क्लियर रहेगा, है ना। तो उस वर्ण की क्या परिभाषा है या अक्षर की क्या परिभाषा है, और वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है ना। ये हमारा पहला बिंदु होगा। तो वर्ण की परिभाषा आपको मैंने बताई थी कि ध्वनि का वह रूप, कह लीजिए, जिसका जिसके टुकड़े ना किए जा सके, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हम्म। वर्ण कहते हैं, है ना। वर्ण। अच्छा, वर्णों की परिभाषा को लेकर के भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया है ना। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, है ना। तो उस दृष्टिकोण के माध्यम से वो जो है अलग अलग विद्वान अलग अलग भेदों को मतलब बताते हैं उस परिभाषा को, है ना। तो इन दोनों में जो अंतर है, कह लीजिए वर्ण और अक्षर में, वो क्या अंतर है, कल मैंने आपको बताया था उदाहरण के माध्यम से कि वर्ण जो हैं और अक्षर जो हैं, जैसे कमल शब्द है मान लीजिए, तो कमल में जो है वो तीन अक्षर हैं, अर्थात क म और ल, है ना। और वर्ण कितने हैं, छः वर्ण हैं, है ना। छी। हाँ। तो ये हमने वर्ण और अक्षर में सामान्यतया अंतर देखा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ण और अक्षर जो है वो सामान्यतया
एक जैसे प्रतीत होते हैं, है ना। आम जन को जो है, जो व्याकरण को नहीं जानता है उतनी सूक्ष्मता से कह लीजिए, तो वो इन दोनों को समान रूप से प्रयोग करता है। यहाँ तक कि पढ़ने वाले विद्यार्थी भी कई बार जो है इन दोनों को एक साथ प्रयोग कर लेते हैं, वर्ण और अक्षर में भेद नहीं करते हैं। तो वर्ण को ही अक्षर समझते हैं, अक्षर को ही वर्ण समझते हैं ना। तो अगर ऐसा प्रयोग हो रहा है तो आप भी समझ सकते हैं कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लिया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है दोनों पर्याय के रूप में। लेकिन अगर भेद की बात आएगी तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये तो हो गई परिभाषा और अंतर की बात हो गई। दूसरा, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इस पर भी मैंने पूर्व में कई बार चर्चा किया होगा, लेकिन एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, है ना, उसमें कोई भी वो ना हो। तो प्रकारों में आपको पता है ना कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। ये स्वर और व्यंजन। हाँ, तो जब आपसे कहा जाए कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या कहेंगे, स्वर और व्यंजन, है ना। लेकिन अगर वर्ण का ही व्याकरण में जो पारिभाषिक शब्द है कह लीजिए, तो वर्ण को हम व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, पता है आपको? वर्ण को क्या कहते हैं व्याकरण की भाषा में? ध्वनि। नहीं, व्याकरण में आपने पारिभाषिक शब्दों में पढ़ा था ना कि अगर हमें सभी वर्णों को एक साथ कहना हो तो हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रतिपदिक या नहीं, प्रत्यय, ऐसा कुछ। नहीं, देखिए, वर्णों के लिए एक शब्द है जिसको हम कहते हैं अल, है ना, आपने सुना ही होगा। तो वर्ण को अगर जी। पारिभाषिक शब्दों में कहना हो तो अल क्या है, अल एक प्रत्याहार है ना। तो हम हम्म, उसको एक छोटे रूप में हम कहते हैं ना। तो अल जब हम कहेंगे तो किसका वो बोध करवाएगा, तो वर्णों का बोध करवाएगा, है ना। तो ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए कि व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली में वर्णों को क्या कहा जाता है, अल कहते हैं। तो अगर आपसे अल के भेद पूछे जाएं तब आप क्या बताओगे कि अल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और ध्यान से समझिए, जब आपसे वर्ण के भेद पूछे जाए तो आप स्वर और व्यंजन कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण जो हम्म, शब्द है ना वो आम उसमें प्रयोग होता है ना। आ, हम्म, वो पारिभाषिक शब्दों में नहीं आता। लेकिन जब हम अल कहते हैं तो अल जो है वो एक पारिभाषिक शब्द हो गया, है ना, क्योंकि व्याकरण में ओके। प्रत्याहार के अंतर्गत अल आया है और कहा जाता है। तो इसीलिए हम अल, जब अल के भेद पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, बताओगे वही दो चीज़ें, स्वर और व्यंजन, हम्म, लेकिन स्वर और व्यंजन ना बता करके आप उसके भी पारिभाषिक नामों को बताएंगे। तो स्वर का ओके। पारिभाषिक नाम क्या है व्याकरण में? अच्छा। अच कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ गए। अब आप बिल्कुल हम्म, करेक्ट हो गए। और इसी तरह व्यंजन को क्या कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली में? हल। उसको हल कहते हैं, है हल। ना। हाँ, तो ये जो दो भेद हैं अच और हल, ये अल के दो भेद हो गए। और अगर वर्ण के भेद पूछे जाएं तो आप क्या बताओगे, वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन, है ना, ऐसे बताना हम्म, है, ठीक है। तो आपको मतलब जिस तरह का प्रश्न होगा उसी तरह से आप उत्तर दोगे उसके, है ना। तो यहाँ पर इन प्रकारों को भी आपको जान लेना चाहिए। तो ये तो हमने मोटा मोटी आपको बताया ऊपर से कि भाई स्वर और व्यंजन वर्ण के भेद हो गए। और अगर वर्ण को अगर हम अल कहेंगे तो अल के दो भेद हो गए, एक तो अच हो गया और एक हमारा हल हो गया, है ना। अब ये जो अच और हल है, अब इसके भी भेद होते हैं। तो अच के कितने टोटल भेद हैं, अच कितने प्रकार के होते हैं? 18। नहीं, ध्यान से, अच 18। टोटल कितने प्रकार के होते हैं माहेश्वर सूत्रों में जो पढ़े गए हैं? 9। चौदह। हाँ, 9, है ना। तो अच टोटल 9 प्रकार के हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों में पढ़े गए हैं, है ना। अर्थात हम्म, अच जो प्रत्याहार हम बनाते हैं उसमें 9 ही तो वर्ण आते हैं ना, ठीक है। अ हम्म, ई उ री री ऐसे करके, ठीक है। हम्म, तो ये जो 9 कह लीजिए अच वर्ण हैं, इनके एक एक के कितने भेद होते हैं, जब हम इनकी बात करेंगे तब आप बताओगे कि हाँ, अ के जो हैं 18 प्रकार होते हैं, है ना, ई के भी 18 प्रकार होते हैं, ठीक है। हरस्व दीर्घ हम्म, प्लुत वो सब आप जानते हो, हरस्व दीर्घ प्लुत, उदात तनुदात स्वरित और अनुनासिक और अननुनासिक, है ना, इस तरह से। तो ये 18 भेद जो हैं, तो अ ई उ री, है ना, इनके जो हैं सबके 18 भेद हो जाते हैं, ठीक है। और री से लेकर के कह लीजिए ए ओ आई औ यहाँ तक, ये सब चारों और पाँच, ये 5 वर्ण जो हैं इनके 12 भेद होते हैं। परंतु ध्यान बस ये रखना है कि री जो है उसका क्या नहीं होता, उसमें दीर्घ वाला भेद नहीं होता, इसीलिए उसके 12 भेद होते हैं।
और जो ए आई ओ औ है कह लीजिए एच प्रत्याहार, इसके कितने भेद हैं? इसके भी 12-12 ही भेद होते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता? इसमें ह्रस्व नहीं होता। ठीक है। जी। हाँ, एक तो ये मैंने आपको व्याकरण की दृष्टि से बताया। इस पर ध्यान दीजिए। अब हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात मतलब उसको अगले पॉइंट में जाने से पहले, तीसरे बिंदु में जाने से पहले जो हमारा प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार कितने हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये तमाम बातें आप जानते ही होंगे, है ना। लेकिन फिर भी उसके कॉन्सेप्ट को जान लेना चाहिए। और कैसे जान लेना चाहिए? तो हमें एक वो बना लेना चाहिए, सूची बना लेनी चाहिए। वो सूची आपको कहीं भी प्राप्त भी हो जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो मैं भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। तो उस प्रत्याहार की सूची में आपको क्या मिलेगा? अर्थात उसमें एक तरफ तो आपको प्रत्याहार लिखे हुए मिलेंगे, जैसे अच, हल, ये सब है ना, यण, इस तरह से। और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं दूसरे कॉलम में, ये हो जाएगा। और तीसरा जो कॉलम होगा, उन प्रत्याहारों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, अर्थात किन सूत्रों में उनका प्रयोग किया गया है। तो वो भी अगर आप एक एक देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका प्रयोग, इस प्रत्याहार का प्रयोग यहाँ पर इस रूप में हुआ है, ऐसे हुआ है ना। तो इससे आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक टेबल आप अपने पास रखेंगे। अगर आप, मैं जो जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ सीक्वेंस में, अगर आप इन चीज़ों को सीक्वेंस में एक तरफ वो कर लेंगे तो आपका पूरा मतलब कह लीजिए व्याकरण पर अधिकार हो जाएगा, है ना। सीक्वेंस में करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब व्यवस्था में जब तक नहीं आती है तब तक वो सीक्वेंस में, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने समझी, तो जब आप कोई चीज़ समझ लेते हैं तो समझने में कब आता है? जब आपके दिमाग में वो चीज़ सीक्वेंस में आ जाती है ना। नहीं तो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और लेकिन व्यवस्थित नहीं है, तो आती हुई चीज़ें भी क्या होगा, नहीं बता पाओगे आप, है ना। समझ पा रहे हो? तो एक एक चीज़ कैसे है, कितने भेद हैं, क्या क्या है, कौन कौन से बिंदु होंगे, उन चीज़ों को आपको समझ लेना है, जिससे आपको एक एक बात स्पष्टतया समझ में आ जाए कि हाँ इसके अंतर्गत हमें ये चीज़ें हैं देखनी है और इसको ऐसे समझना है। ठीक है। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, हर चीज़ आप देखें, जब भी व्याकरण में देखें तो उसके लिए कोई सूत्र अगर हो तो वो भी देखें। और अधिकतर चीज़ों के लिए सूत्र होगा ही होगा, है ना, हर जो भी बात कही जाएगी। तो जितने भी अभी तक हमने बातें की उसको बताने के लिए भी सूत्र होंगे, है ना। और प्रत्याहार विधायक तो सूत्र है ही कह लीजिए, है ना। कौन सा सूत्र है, याद है? प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? संज्ञा प्रकरण में ही है, नहीं पता? आदिरंतेन संहिता। ठीक है। तो इन सूत्रों को भी आपको देख लेना है, कैसे क्या काम करते हैं, उनका क्या अर्थ है। और एक बार इन सूत्रों को लिख लें ऊपर, उसके बाद फिर आप नीचे पूरा टेबल बना लें कि हाँ इनमें इतने जो है टोटल कितने प्रत्याहार है। तो टोटल 42 प्रत्याहार हैं, है ना। और एक प्रत्याहार र प्रत्याहार भी है जो कुछ विद्वानों के द्वारा बनाया जाता है, उसमें मतभेद है थोड़ा सा, तो उसको भी आप एक अलग से कह लीजिए लिख लें। तो 42 या 43 कह लीजिए समथिंग, ऐसा प्रत्याहार बना। तो फल और व्यापार जो है वो अगर एक ही में होंगे, अर्थात कर्ता को ही प्राप्त हो रहे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। ठीक है। और अगर वो दोनों का आश्रय अगर अलग अलग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक कहेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं उदाहरण आपको दे रहा था कि जैसे पठ धातु हमने कहा पठती, तो पढ़ना जो क्रिया है कह लीजिए, उसका आश्रय जो है वो क्या है? पढ़ना क्रिया जो है वो कौन करेगा? कर्ता। और लेकिन पढ़ना क्रिया जो होगा तो वो कहाँ पर होगा, उसका आश्रय कहाँ पर होगा? मतलब जो व्यापार होगा वो कौन करेगा? पढ़ना क्रिया तो कर्ता करेगा, पढ़ेगा कर्ता, है ना। लेकिन जो उसका जो फल होगा, फल अर्थात यहाँ पर फल से कंफ्यूज मत होइएगा, फल से तात्पर्य यहाँ पर जैसे वो कर्ता कहाँ से पढ़ेगा, है ना। तो वो पुस्तक से ही तो पढ़ेगा ना। ठीक समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जो है आपका फल और व्यापार जो है वो दोनों क्या हो गए? वो दोनों अलग अलग हो गए, है ना। अर्थात उनका आश्रय जो है वो दोनों अलग अलग हो गए। व्यापार मतलब व्यापार का जो आश्रय है वो कर्ता हो गया, और जो फल का आश्रय है वो हमारा पुस्तक अर्थात कर्म हो गया। ठीक है। तो इसीलिए इस धातु को या इस क्रियापद को हम क्या कहेंगे? सकर्मक। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कहा कि राम सोता है ना, तो अब यहाँ जो सोना क्रिया है, धातु है, इसका आश्रय देखिए ध्यान से कि इसका जो दो आश्रय अर्थात जो व्यापार और फल है, इन दोनों का आश्रय क्या है?
सोने की क्रिया का व्यापार कौन करेगा? राम ही करेगा ना। तो राम ही वो हो गया, और फल भी किसको प्राप्त होगा? राम को ही राम को प्राप्त ही। होगा सोने का, क्यों, है ना। तो इसीलिए जी। दोनों का जो आश्रय है वो कर्ता ही हो गया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। कर्म ठीक है। हम्म। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा। अब जो है आपका ये मैंने आपको किसका 5वां प्रकार बता रहा था ना आपको, धातुओं के। जी सर। हाँ, हम्म। तो ये हमारे एक तो ये प्रकार हो गए, और धातुओं के और भी भेद होते हैं, कह लीजिए अलग अलग प्रकार, लेकिन वो उन सब बातों को हम आगे जब विस्तार से पढ़ेंगे ना तो वो साथ के साथ आता जाएगा, तो वहाँ भी मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे मान लीजिए धातुओं का वर्गीकरण एक छठा लिख लीजिए साथ में, कि अनिट धातु और सेट धातु और एक वेट धातु, इस तरह से 3 वर्गों में बांटा जाता है। अर्थात एक तो हो गया सेट धातु, सेट मतलब इट सहित जो धातु होगी उसको हम सेट धातु कहेंगे, और जिनसे इट नहीं होगा, न इट इति अनिट, तो उन धातुओं को हम अनिट धातु कहेंगे जिनसे इट नहीं होता। और तीसरा कैटेगराइजेशन है क्या, कि वेट। हाँ, वेट धातु, अर्थात जिनसे विकल्प से ईट होता है, उससे उसको हम क्या कहते हैं? वेट धातु। ठीक है, तो इसको भी हम जब ये सब प्रक्रिया में पढ़ेंगे तब इनको हम जान पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये आया नहीं रहा है ना। तो एक तो ये भेद भी हो गया आपके सामने। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग आधारों पर धातुओं का अलग अलग विभाजन किया गया है। ओके, अब जो है हम आ जाते हैं, जो तीसरा बिंदु है इसके अंतर्गत, शब्द और पद के अंतर्गत, वो है प्रक्रिया, है ना। तो जो हमारा मेन टॉपिक है कह लीजिए, अर्थात पहले हमने शब्द और पद की परिभाषा देखी, उसमें अंतर देखा, और दूसरे बिंदु में हमने उसके प्रकार देखे कि कितने प्रकार होते हैं। शब्दों के 2 कैटेगराइजेशन बताए मैंने, फिर उसमें प्रातिपदिक और वो सब बताया, धातु बताया, प्रातिपदिक के कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं वो बताया मैंने, और धातुओं के किस किस तरह से भेद किए जाते हैं वो सब आपको मैंने समझाया। अब तीसरा जो बिंदु है वो है हमारा प्रक्रिया, अर्थात शब्द से पद तक की जो यात्रा है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात शब्द को जब सिद्ध किया जाता है तो जो पद बनाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होगा इस पूरे कोर्स में वो इसी पर होगा। किस पर होगा? प्रक्रिया पर। ये बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि हम यही तो बनाना सीखेंगे ना, कि भाई प्रातिपदिक से कैसे पद बनाया जाता है, धातु से कैसे पद बनाया जाता है, इन 2 चीज़ों को हम सीखेंगे। तो इन 2 को कह लीजिए, इसी 2 का नाम क्या है? प्रोसेस जो है कह लीजिए, इसी को हम प्रक्रिया कहते हैं, है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के प्रक्रिया के संदर्भ में 2 बातें ध्यान रखिएगा। एक तो कि भाषा में जो है या वाक्य में जो है वो पद के रूप में प्रयोग हो रहा है पहले से, है ना। संस्कृत तो अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन मान के चलिए कि वो प्रयोग हो रहा है वहीं से, अर्थात हमें हमारे सामने वो पद पहले से हैं, तो हमें उसको क्या करना है? उसको प्रूफ करना है। जैसे मान लीजिए भवती, पठती इत्यादि, ये सब जो हैं वो हमारे सामने पहले से हैं, हमें इसको क्या करना है? पहले इसको ओपन करना है, अर्थात इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे बना है ना, इसकी जो मूल संरचना है अंदर वो कैसे बनी है। तो इन्हीं चीज़ों को हम सीखते हुए, अर्थात ये पद ही हैं हमारे सामने, भवती, पठती आदि, है ना, इनको हम देखेंगे। तो इसमें 2 प्रोसेस हैं। एक तो पहला प्रोसेस ये है कि अर्थात जो पद है उससे मूल प्रकृति तक पहुंचना। ठीक है, एक क्या है? जो पद है उससे मूल प्रकृति तक पहुंचना, एक ये होगा तरीका। और एक क्या तरीका होता है? एक होता है मूल प्रकृति से पद तक पहुंचना। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा? वो होगा मूल प्रकृति से पद तक की यात्रा, है ना। अर्थात हम क्या करेंगे? पहले मूल प्रकृति से प्रत्यय को जोड़ करके और वहाँ से ले करके और पद तक की यात्रा को बताएंगे, और उसी में जो जो मेन सूत्र लगेंगे उसको यहाँ पर हम देखेंगे और उसी को यहाँ पर समझेंगे। तो पूरा फोकस हमारा इसी प्रक्रिया को लेकर होगा। ठीक है। जी। अब जो है आपका प्रत्याहार बनते हैं। अच्छा, एक और बात प्रत्याहारों के बाद में मैं बताता चलूँ आपको कि प्रत्याहार जो हैं वो इससे अधिक भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 42 ही बनते हैं,
इससे अधिक भी बनाए जा सकते हैं, संभव है। जैसे जो तरीका बताया गया है जिस तरीके से प्रत्याहार बनाने के लिए, उसमें क्या है, प्रत्याहार हम अन्य तरीकों से भी बना सकते हैं। मतलब अन्य तरीके मतलब इसी तरीके से अन्य प्रत्याहार भी हम निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। परंतु ध्यान ये रखना है कि व्याकरण शास्त्र में अर्थात पाणिनि शास्त्र में इतने ही प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है, अर्थात सूत्रों में, जिन सूत्रों में उल्लेख किया गया है कह लीजिए, वो इतने ही प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए हम इतने ही प्रत्याहारों को बनाते हैं, क्योंकि बाकी प्रत्याहार अगर हम बनाएंगे भी तो उनका करेंगे क्या, है ना। व्याकरण शास्त्र में उनका कोई उपयोग नहीं हुआ है सूत्रों में कहीं पर भी। तो इसीलिए 42 या 43 जो कह लीजिए 43 इतने प्रत्याहार जो है आपके बनते हैं टोटल। जिसमें एक प्रत्याहार जो मैंने आपको बताया र प्रत्याहार, वो किसी विद्वान के द्वारा माना जाता है, किसी के द्वारा नहीं भी माना जाता है ना। तो उसके अलग अलग प्रयोजन बताए जाते हैं, जो मानते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक देते हैं वो अलग उनका मत है, ठीक है। तो ये प्रत्याहारों को लेकर के एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप प्रत्याहारों पर काम कर लेंगे तो अच्छे से, क्योंकि ना आप देखोगे कि पूरा का पूरा व्याकरण जो है वो इसी पर टिका हुआ है। क्यों, ऐसा ही है ना, हर सूत्र में आप देखोगे जगह जगह प्रत्याहार ही आते हैं, उन्हीं पर तो हम आदेश करते हैं, आगम करते हैं, जो भी करते हैं सब, है ना। तो इसीलिए प्रत्याहारों को लेकर के आपको सचेत होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा सूत्र है, कितने होते हैं, है ना, तमाम बातें और उनका क्या क्या उदाहरण है एक एक, वो आपको एक टेबल ही पूरा कह लीजिए किसी भी पुस्तक में मिल जाएगा। ना मिले तो बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। अब जो तीसरा बिंदु है कह लीजिए वर्ण के संदर्भ में, वो है हमारा उच्चारण, है ना। इसमें एक वो लगेगा, कॉमा लगेगा यहाँ पर उच्चारण और प्रयत्न के बीच में, लग नहीं पाया। तो उच्चारण जो है, अर्थात उच्चारण से मतलब है उच्चारण स्थान, है ना। तो वर्णों का क्या उच्चारण स्थान है, इस पर भी आपको याद करना है या एक टेबल बना लेना है। वो आपकी पुस्तक में आपको मिल ही जाएगा कि जैसे उसका जो सूत्र तो नहीं कह सकते, उसके लिए जो लाइनें दी गई हैं, अको विसर्जनिया नाम कंठा, इन सब चीज़ों से आप परिचित ही हैं, है ना। तो उन लाइनों को लिख लेना है और उस लाइनों में किन किन वर्णों का कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, ये भी आपको उसमें उसको याद भी कर लीजिए और साथ में उसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, समझ गए। तो आप एक इसके लिए एक कॉलम बना लेंगे, उसमें तमाम चीज़ें आप जितने भी उच्चारण स्थान है जो भी हर वर्ण के कौन कौन से, वो आप इसमें बना लेंगे। अपनी सुविधा के लिए आप चाहें तो इस लाइनों को भी डालें, साथ में इसकी हिंदी डालें और साथ में जो है कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है वो भी बता दें, है ना। तो ये आपका एक उच्चारण स्थान वाला हो जाएगा, उसको ज़रूर याद कर लें, ध्यान रखें, क्योंकि आगे ये सब बेसिक है कह लीजिए ना। जब भी हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों में आपको काम देगा उच्चारण स्थान के संदर्भ में। दूसरा इसी में जो है आपका प्रयत्न भी है ना। तो प्रयत्न क्या होता है, अर्थात जब भी हम ध्वनियों को या फिर कह लीजिए वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हम प्रयत्न लगाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रयत्न के कोई कार्य हो जाता हो। तो वो जो हम प्रयत्न अंदर से करते हैं, कह लीजिए उसी प्रयत्न को यहाँ पर कह लीजिए प्रयत्न या यत्न भी कहा गया है ना। दो शब्दों मतलब दोनों पर्यायवाची शब्द के तौर पर प्रयोग किया गया है। प्रयत्न मतलब प्रकृष्ट रूप से जो यत्न किया जाता है उसको प्रयत्न कहते हैं, या यत्न भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यत्न या प्रयत्न है कह लीजिए, ये दो प्रकार का है, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न, है ना। तो आभ्यंतर प्रयत्न और जो है वो कितने प्रकार के हैं और बाह्य प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो आपके 5 प्रकार के हैं और बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 प्रकार के हैं। तो इस तरह से आप उनका भी एक डायग्राम बना लें, उसमें कौन कौन से प्रयत्न हैं, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, उनका एक पूरा चार्ट बना लें, है ना। तो क्योंकि ये मुझे आपको नहीं बताना है, बस एक भूमिका में बांध रहा हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें कंप्लीट अगर हो रहेंगी ना, आपके पास रहेंगी, तो एकदम आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी ना। इस एक कॉपी बना लीजिएगा कोई छोटी सी भी अच्छी सी, और उसमें इन क्रम से जो जो मैंने आपको बताया है इसी क्रम से आप चीज़ों को व्यवस्थित कर लें। और फिर जब आप एक बार ये चीज़ें कर लेंगे फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, फिर हम उसमें आगे आपको बताते चलेंगे तो आपको सुविधा होगी, ठीक है। तो ये आपको वर्ण या अक्षर से संबंधित इतने सारी कॉन्सेप्ट्स को, इतनी सारी चीज़ों को जानना है और उसको बना लेना है, ठीक है। यस सर। आगे है हमारा दूसरा जो शब्द या पद कह लीजिए ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी में जो है शब्द और पद में ज़्यादा भेद नहीं होता है ना। हिंदी भाषा विज्ञान में शब्द और पद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसमें
कोई भी शब्द जो क्या है स्वतंत्र होगा, अगर जैसे राम है मान लीजिए, मोहन है या कमल है ना, इस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी अकेला शब्द है तो वो शब्द कहलाएगा। और जब उसको हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वही क्या बन जाता है, पद बन जाता है ना। तो जैसे ही उसका प्रयोग हुआ वाक्य में तो वो क्या बन गया, पद बन गया। तो लेकिन संस्कृत में जो है वो शब्द और पद में काफ़ी अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, और एक प्रक्रिया होती है कह लीजिए शब्द से पद तक की यात्रा को बनाने के लिए, कह लीजिए शब्द कैसे परिवर्तित होकर के पद बनता है उसको भी हम इसमें जानेंगे। तो मेन फोकस हमारा यही होगा। अभी मैं तीसरे बिंदु के अंतर्गत आपको इस बारे में बताऊंगा। तो पहले, उससे पहले मैं आपको शब्द की परिभाषा के बारे में बता दूं कि शब्द जो है उसकी परिभाषा क्या है ना। तो आप अलग अलग विद्वानों के अनुसार या जैसे साहित्य में अगर देखेंगे तो वहाँ अलग तरह से बताया गया कि शब्द किसे कहते हैं, व्याकरण में देखेंगे तो अलग तरह से बताया गया, न्याय में या दर्शन में देखेंगे तो अलग तरह से, मतलब है वही चीज़ कहने के लिए, परंतु दृष्टिकोण अलग होने से उसके तरीके को कह लीजिए अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया गया है परिभाषा के माध्यम से, है ना। तो ये जो शब्द है कह लीजिए, ये शब्द क्या है, तो उसकी अगर सामान्य परिभाषा दी जाए तो कह सकते हैं कि वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ होता हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, है ना। तो ये एक साधारण सी कह लीजिए जो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है वो आप कह सकते हैं ना। तो इसमें दो बातों पर आपको मेन ध्यान रखना है कि एक तो वर्णों का समूह, और वो भी कैसा, सार्थक हो, है ना। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, है ना। तो ऐसा, अच्छा इसमें अगर आप साहित्य वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा भी कहा गया है कि वर्ण को ही जो है वो शब्द कहते हैं, है ना, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन उसके साथ कुछ अलग परिभाषाएं भी दी गई है ना। तो अगर आप एक बार अपनी साहित्य दर्पण वाली पुस्तक अगर हो आपके पास वाली, तो उसमें भी एक बार देखिएगा कि वहाँ पर शब्द की क्या परिभाषा दी गई है। तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और वहाँ पर अलग अलग अर्थात मीमांसकों ने क्या माना है और साहित्यकारों ने क्या माना है ना, शब्द की परिभाषा को लेकर के उसको वहाँ पर बताया गया है। तो लेकिन मुख्यतः आप कह सकते हैं साधारण रूप से कि शब्द किसे कहेंगे, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो या वो सार्थक हो उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं ना। अच्छा, ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब शब्द और पद में अंतर क्या होता है, तो मैं जैसे कि अभी शुरुआत में ही बताया आपको कि शब्द हिंदी में अगर देखा जाए, हिंदी भाषा विज्ञान में, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है खास। लेकिन अगर हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो दोनों में क्या है, अंतर है। अर्थात अगर हम मूल रूप से देखें तो अगर पारिभाषिक शब्दों में कहें तो शब्द को ही क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं, है ना। प्रातिपदिक या धातु, इस तरह से दो तरह से विभाजन किया गया है शब्दों का। तो दोनों ही कह लीजिए मूल रूप से शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शब्द इनसे जब हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगा करके, अर्थात जब हम इन प्रकृति से, अर्थात जो शब्द है वो प्रकृति हो गया एक तरह से, इन प्रकृति से जब हम प्रत्यय लगा करके इनको परिवर्तित करते हैं, जोड़ते हैं कह लीजिए, तो उससे जो बनता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से ये भी कहा जा सकता है, जैसे हिंदी में हमने कहा कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है। तो संस्कृत में भी ऐसा ही है कह लीजिए, परंतु यहाँ पर ये पूरी तरह से मतलब सटीक हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी शब्द जो है वो एज इट इज़ तो मतलब वाक्य में प्रयोग हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जब तक प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे संस्कृत के संदर्भ में तब तक वो पद नहीं बन सकता है ना। तो इसीलिए ये बात हमें ध्यान रखनी है कि शब्द में जब तक प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे तब तक वो पद नहीं बनेगा, ठीक है। तो शब्द में और पद में क्या अंतर हुआ, अर्थात संस्कृत में अगर देखें तो प्रत्यय लगा हुआ, और प्रत्यय भी कौन सा, दो तरह के प्रत्यय, अर्थात जो सुप है और तिंग है ना। अगर हम इसको कहें तो इसको दो तरीके से बताया जा सकता है, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ कि सुप और तिंग जो है, सुप और तिंग जो है आपका, वो जिसमें लगा होगा उसको हम पद कहेंगे, और जिसमें सुप और तिंग नहीं लगा होगा उसको हम शब्द कहेंगे, ठीक है। एक ये सामान्य रूप से बताया गया। दूसरा कि शब्द जो है आपका, अगर हम कहें तो सीधा सीधा अगर पद कहना चाहे तो पद किसको कहते हैं, तो बताया गया कि सुबंत और तिगंत, इन दोनों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। और
इन दोनों में यही समझना है कि अगर वो सुप नहीं लगा होगा, तिंग नहीं लगा होगा, तो वो हमारा शब्द कहलाएगा सामान्य रूप से। ठीक है, तो एक तो ये अंतर हो गया कह लीजिए। दूसरा जो बिंदु है इसके प्रकार है ना, तो शब्दों के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जहाँ पर थोड़ा सा फिलॉसफिकल कह लीजिए हो जाता है। उसमें दो तरह के कौन से हो जाते हैं, एक तो हमारा ध्वन्यात्मक शब्द है और एक हमारा कौन सा है, स्फोटात्मक शब्द होता है ना। ये बात शायद मैंने कल आपको बताई हो तो पता नहीं, एक बार मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। आप महाभाष्य पढ़ेंगे तो आपने तो पढ़ा ही है, आकाश ने नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए बता देता हूँ कि शब्द जो हैं वो दो प्रकार के वहाँ बताए गए हैं महाभाष्य में। एक तो ध्वन्यात्मक शब्द या जिसको हम ध्वनि रूप शब्द कहते हैं, और दूसरा है स्फोटात्मक शब्द, है ना, या स्फोट रूप शब्द जिसको कहते हैं। तो ये दोनों हैं क्या एक्चुअली, थोड़ा सा बता करके फिर मैं आगे बताता हूँ कि स्फोटात्मक अर्थात जो आपके बुद्धि में जो स्थित है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई शब्द कहा, जैसे मैंने कहा गाय, तो गाय का जो प्रत्यय है, संप्रत्यय है कह लीजिए, कॉन्सेप्ट है कह लीजिए, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो अभी मैंने जैसे ही गाय का नाम लिया तो आपके दिमाग में उसका चित्र आ गया होगा, आ गया ना। तो यही जो संप्रत्यय आपके दिमाग में आया कह लीजिए, बुद्धि में स्थित आया, वो क्या हुआ, वही हमारा स्फोटात्मक शब्द है। ठीक है, और जब हमने सामने कह लीजिए या उसको बोल करके बताया तो उसी को हम क्या कहेंगे, ध्वन्यात्मक शब्द कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो दो रूप हैं कह लीजिए शब्द के, एक हमारा ध्वन्यात्मक शब्द हो गया और एक स्फोटात्मक शब्द हो गया। तो जब मैं बोल रहा हूँ गाय, तो ये जो मैंने बोला ये हमारा ध्वन्यात्मक शब्द हुआ, और इससे जो आपके बुद्धि में जो गाय का चित्र आया कॉन्सेप्ट रूप में, प्रत्यय के रूप में, संप्रत्यय के रूप में कह लीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं, स्फोटात्मक शब्द, है ना। तो वैयाकरणों ने जो है इसी स्फोटात्मक शब्द को शब्द ब्रह्म कहा है ना। इसी को क्या कहा है, शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी है। ठीक है, उसके बारे में आप विस्तार से वाक्य पदियम आदि और जो महाभाष्य आदि ग्रंथ है उसमें पढ़ेंगे आप, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, मैंने आपको सबसे ऊपर वाला भेद बताया, अर्थात एक शब्द के दो प्रकार मैंने बताए, स्फोटात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द। अब ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है इसी के फिर हम क्या करते हैं, दो भेद करते हैं, क्योंकि जगत में अर्थात संसार में अगर हम ध्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा, है ना। क्योंकि स्फोटात्मक शब्द तो हमारी बुद्धि में है, वो तो बाहर नहीं है ना। इसीलिए उसी को बाहर प्रकट करने के लिए स्थूल रूप में, ताकि लोगों में कम्युनिकेशन हो पाए, है ना, संभाषण हो पाए, इस कारण से हम क्या करते हैं, जो ध्वन्यात्मक शब्द है वाक्य के अंतर्गत हमारा तीसरा जो बिंदु है, जो कि मैं बता भी रहा था आपको, वो क्या है, वाक्य है हमारा, है ना। इसमें सबसे पहले वाक्य का क्या संप्रत्यय होता है कह लीजिए वो हम जानेंगे, अर्थात क्या कॉन्सेप्ट है कह लीजिए, वाक्य कितने प्रकार का होता है वो हम जानेंगे। तो वाक्य को मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि वाक्य को जानने के अलग अलग प्रकार हैं, अर्थात अलग अलग विद्वानों ने या अलग अलग शास्त्र में इसकी परिभाषा अलग अलग बताई गई है। तो उनको जानने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि वाक्य की संरचना की दृष्टि से अगर देखें तो वो दो तरह के हो सकते हैं वाक्य। एक तो आपके अच्छा, वाक्य कहेंगे किसको, तो उसका जो पहला हो गया बिंदु वो क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट या उसकी परिभाषा कह लीजिए। तो उसमें परिभाषा में आप लिख सकते हैं या जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसकी परिभाषा क्या होगी। अगर साधारण शब्दों में कहें तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिनसे एक अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो, है ना, ऐसा नहीं। हाँ, उसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि वाक्य हम उसे ही कहेंगे जिसमें ये तीन चीज़ें इंक्लूड होंगी। वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं, वो तीन चीज़ें हैं आपकी, एक तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, है ना, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि। इन तीन चीज़ों से युक्त जो पद समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। एक बार फिर से बताऊं, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन चीजें कौन कौन सी, योग्यता, आसक्ति और तीसरा क्या था, सन्निधि। हाँ, योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि, है ना। सन्निधि को ही आसक्ति कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है। ये दोनों नाम आप लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे आपको, है ना। तो ये तीन चीजें है ना, तो इन तीनों के होने से
और ऐसा जो पद समूह होगा, है ना, अर्थात पद समूह की ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात जिनमें ये 3 चीज़ें होंगी। तो इनकी विस्तार से चर्चा की जाती है कि योग्यता किसे कहते हैं, आकांक्षा किसे कहते हैं, आसक्ति किसे कहते हैं, है ना। इन 3 चीज़ों से जो मिल करके ऐसा पद समूह जो किसी अर्थ को अभिव्यक्त करे, कह लीजिए, उसी को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय कह लीजिए। और ये एक शास्त्र के अनुसार मैंने आपको बताया, लेकिन अलग अलग अगर देखें ध्यान से तो वहाँ पर अलग अलग बताया गया। जैसे महाभाष्य में जो है कात्यायन जो है अपने वार्तिकों में ये बात कहते हैं कि एक तिंग वाक्यम, अर्थात एक तिंग को भी हम वाक्य कहते हैं, ऐसी भी परिभाषा दी गई है ना। तो मैं आपसे वाक्य को लेकर के कौन कौन से परिभाषाएं दी गई हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आप इतना ये समझ जाएंगे कि वाक्य को लेकर के अलग अलग जो कह लीजिए परिभाषाएं दी गई हैं उसके प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे ऊपर जो है कह लीजिए वो 2 प्रकार होते हैं वाक्यों के। वो कौन कौन से, अभी मैं वाक्य जो तीसरा बिंदु है सबसे ऊपर, उस वाक्य का जो दूसरे बिंदु के तहत मैं बात कर रहा हूँ। 3 बिंदु मैंने सभी में रखे हैं, अर्थात मोटा मोटी अगर आप समझें तो हमारे पास 4 बिंदु मुख्यतः हैं। पहला था वर्ण या अक्षर कह लीजिए, दूसरा था हमारा शब्द, है ना, या पद कह लीजिए, और तीसरा है हमारा वाक्य, है ना। और इन तीनों में ही मतलब और चौथा क्या होगा, वो भाषा, है ना। तो इन चारों ही बिंदुओं के अंतर्गत 3 बिंदु मैंने रखे हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो मैंने अभी जो बात की वाक्य के अंतर्गत पहला जो बिंदु था उसमें मैंने परिभाषा बताई, उसका कॉन्सेप्ट समझाया, संप्रत्यय बताया। दूसरा जो बिंदु है उसके प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें प्रकार में सबसे ऊपर जो आता है आपका, वो वाक्य के 2 भेद होते हैं, है ना। एक हमारा होता है लौकिक वाक्य और एक होता है हमारा वैदिक वाक्य, ठीक है। तो अगर पहले बताऊं तो वैदिक वाक्य, उसके बाद लौकिक वाक्य, ठीक है। तो वैदिक वाक्य मतलब वेद से संबंधित जो वाक्य हैं उसको वैदिक वाक्य कहते हैं, और लौकिक वाक्य जो लोक में होते हैं उसको लौकिक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तीसरा ये तो एक भेद हो गया। अब लौकिक वाक्यों के, अच्छा, वैदिक वाक्यों का जो प्रकार है वो अलग अलग शास्त्रों के अनुसार अलग अलग बताया गया है ना। तो अर्थात वैदिक वाक्यों को अगर जानना हो आपको तो मैंने आपके साथ वो प्लेलिस्ट पूरी शेयर की थी, आप उसमें जा कर के मीमांसा दर्शन में इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें पूरा क्योंकि विस्तार से जो वैदिक वाक्यों के 5 प्रकार बताए गए, अर्थात वेद जो 5 प्रकार के कहे गए ना, तो उसमें अलग अलग भेद बताए गए हैं। तो उनको आप ज़रूर देखिएगा कि वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मुख्य रूप से मैंने आपसे एक बार बताया भी था कि एक होता है विधि वाक्य और एक होता है निषेध वाक्य, है ना, विधि वाक्य और एक निषेध वाक्य, और तीसरा एक और है कह लीजिए, लेकिन वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है ना, जिसमें प्रशंसा की जाती है ना, अर्थवाद जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मुख्यतया वैदिक वाक्यों को वैदिक वाक्य कहते किसे हैं, है ना, उनको भी आप जानिए, उसकी परिभाषा आदि और उसके भेद कितने हैं उनको भी आप अर्थ संग्रह में पढ़ ही रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो आप उसको धीरे धीरे करके एक एक कभी कभी लगे तो आपको जब भी समय मिले तो उसको देख लीजिए। पूरा बहुत काम की चीज़ें हैं उसमें, बहुत अंदर तक सारी चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, ठीक है। अब जो है आपका उसमें डायग्राम के साथ समझाया गया है ना, तो आप देख लीजिएगा, उसमें पीपीटी भी है। तो अगर होगा तो मैं आपसे वो पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, वो जो भी उसमें वीडियोस में दिखाई गई है ना, तो उससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। अगला जो है आपका जो हमारा लौकिक वाक्य हो गया। तो लौकिक वाक्य जो है वो अलग अलग प्रकार से बांटा गया है ना। तो मुख्य रूप से जो आप वो सुनते हुए होंगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा, हम कहते हैं ना कि जैसे अगर इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वाक्यों के जो भेद बताए जाते हैं तो यहाँ क्या कहा जाता है। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, और एक और क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इस तरह से भी भेद किए जाते हैं 4 प्रकार। तो ये इंग्लिश में है ऐसे, लेकिन एज इट इज़ अगर हम इसको लौकिक में भी लें तो एज इट इज़ ले सकते हैं। लौकिक में और भी तरह तरह के कह लीजिए न्याय के अनुसार या जो अलग उसके फिर हम उस ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्वनि के रूप में, है ना। तो ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है कह लीजिए ये 2 प्रकार का होता है जो कि जगत में प्रयोग हो रहा है ना, क्योंकि हम ध्वन्यात्मक शब्द जगत में ही प्रयोग करते हैं, है ना, संसार में। तो ये 2 प्रकार के कौन से हैं, एक हमारा है जो क्रिया को बताने वाला शब्द और जो क्रिया को ना बताने वाला शब्द, है ना। ये संसार में 2 तरह के शब्द होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे ऊपर वाला कैटेगराइजेशन बताया, फिर उसके नीचे मैंने 2 भेद बताए इसके,
स्फोटात्मक के भी भेद होते हैं, है ना, लेकिन मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा दर्शन से संबंधित हो जाता, मतलब व्याकरण दर्शन से, तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है कह लीजिए। उसके भी भेद होते हैं तरह तरह के। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, ध्वन्यात्मक शब्द कह लीजिए, ये इसके मैंने क्या भेद बताए, एक तो क्रिया को बताने वाले शब्द, है ना, और एक जी। क्रिया को न क्रिया बताने को न वाले शब्द, है बताने ना। वाले। तो क्रिया को बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कह सकते हैं, धातु। ना, क्रिया ही कहते हैं कह लीजिए। और क्रिया को न बताने वाले शब्दों को हम क्रिएतर कहते हैं, ठीक है ना। क्रिया से जो इतर है कह लीजिए, तो उसके लिए अगर हम शब्द क्रिया। इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहेंगे, क्रिएटर, ठीक है, क्रिएटर, ओके। हाँ। हाँ, तो ये क्रिएटर हो गया। अब ये जो क्रिएटर हो गया और एक तरफ हमारा क्रिया हो गया, ये दो भेद मैंने आपको बताए, ठीक है। अब इसमें जो क्रिएटर शब्द है कह लीजिए शब्द का, इसके अलग अलग भेद होते हैं, और जो हमारा क्रिया है कह लीजिए उसके भी भेद होते हैं। तो क्रिएटर शब्द को, क्रिएटर शब्द का जो मूल होगा, है ना, क्रिएटर शब्द को बताने के लिए जो मूल होता है, या जिसको हम पारिभाषिक शब्दों में अर्थात व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली में जिसको हम क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रातिपदिक। हाँ, प्रातिपदिक कहते हैं। और क्रिया को बताने वाले शब्दों का जो मूल रूप होगा, उसके मूल रूप को, या फिर कह लीजिए व्याकरण की भाषा में पारिभाषिक शब्दावली में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, धातु रूप। ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारे प्रातिपदिक और धातु हमारे सामने ये दो चीज़ें आ गई, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो प्रातिपदिक है इसके कितने भेद हो जाते हैं, इसके, प्रातिपदिक के हाँ, दो प्रातिपदिक के, भेद। हाँ, दो, कल दो बताया था। भेद, कौन कौन से, अजंत और हलंत। हाँ, अजंत और हलंत, है ना। और फिर उसमें जो है अजंत के फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, हलंत के भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। इस तरह से ये हमारे सामने जो है प्रातिपदिक के 6 चैप्टर जो है हमारे सामने आ जाते हैं, है ना। इसी में ये जो था, अगर हम ध्यान से समझें तो प्रातिपदिक के ना दो तरह के रूप हो सकते हैं, अर्थात कुछ प्रातिपदिक ऐसे होंगे जिनमें रूपों में कोई अंतर नहीं आता, है ना, अर्थात जिनके रूप नहीं चलते हैं, ठीक है। एक ऐसे प्रातिपदिक होते हैं, और एक ऐसे प्रातिपदिक होते हैं जिनके रूपों में अंतर आता है, अर्थात उनके रूप चलते हैं। तो जो जिनके रूप चलते हैं उसी के भेद अभी मैंने आपको बताए, अजंत, हलंत, ये सब सारा, है ना। तो ये पूरा का पूरा। लेकिन जिनके रूप नहीं चलते हैं उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं, तो वो भी प्रातिपदिक ही होते हैं, ठीक है ना, वो ऐसा कोई अलग नहीं होते हैं, वो भी प्रातिपदिक ही माने जाते हैं, कहे जाते हैं, लेकिन उनके रूप नहीं चलते हैं, जैसे अव्यय हो गए, निपात आदि हो गए, है ना, इस तरह से आपके। तो ये इसको भी हम एक अलग कैटेगरी में आपको अलग से बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो धातु है कह लीजिए, धातुओं का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है, जो कि हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि हमारा जो ये तो हमने अभी आपको जो प्रकार बता रहे हैं दूसरे बिंदु के तहत, उसमें आपको अभी मैंने प्रातिपदिक के भेद बताए, और अब जो है धातु के जो भेद हैं उसमें हम देखते हैं कि धातु के मूल रूप से जो भेद किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। तो धातुओं को कैटेगराइजेशन किया गया है, अर्थात बांटा गया है ना। तो उन्होंने पाणिनि ने जो है, महर्षि पाणिनि ने अपने 5 ग्रंथ में एक ग्रंथ जो रचा जिसका नाम है धातु पाठ, है ना, आप जानते ही होंगे, परिचित हैं। तो उस धातु पाठ में जो है उन्होंने सभी धातुओं का गणन किया है, अर्थात परिगणन कर दिया। तो ये जो जितने भी धातुओं का परिगणन किया, इन सब को उन्होंने 10 कैटेगराइजेशन किया, अर्थात 10 भागों में बांटा, है ना, 10 समूह में कह लीजिए उन्होंने बांट दिया सभी धातुओं को। तो ये किस आधार पर बांटा, तो इसकी बात हम आगे जब हम इसके अंदर जाएंगे तब हम इसकी बात आपको बताएंगे कि इसमें किस आधार पर उन्होंने 10 भागों में बांटा है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो धातुओं का विभाजन है या प्रकार कह लीजिए, वो क्या हो गया कि 10 भागों में सबसे मुख्य रूप से बांटा गया है धातुओं को, है ना, समूह रूप में कह लीजिए, अलग अलग 10 भागों में। उसके बाद धातुओं को बांटने का दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। ये पहला आधार मतलब था, पहला तरीका जिसमें 10 प्रकार हो गए धातुओं के, 10 कैटेगराइजेशन हो गए, जिसमें सभी धातुओं को बांट दिया गया अलग अलग समूह में। दूसरा जो प्रकार है कह लीजिए वो क्या है, वो धातुओं को, जैसे प्रातिपदिक में था ना अजंत और हलंत, वैसे ही धातुओं में भी अजंत और हलंत 2 प्रकार हो जाते हैं धातुओं के भी, है ना। तो उनका भी अलग प्रयोजन होता है।
तो इस तरह से ये दूसरा कैटेगराइजेशन हो गया धातुओं का कि अजंत धातु और हलंत धातु। जैसे मान लीजिए भू धातु है तो ये अजंत धातु हो गई, और मान लीजिए कोई पठ धातु हो तो ये हमारी हलंत धातु हो गई, है ना, समझ पा रहे हो? हम्म, ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से दूसरी कैटेगराइजेशन हो गई। इसी तरह से धातु का तीसरा वर्गीकरण भी किया गया है, जो है आपका कौन सा, एक तो अजादी धातु और एक हलादी धातु। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, इन सब कैटेगराइजेशन का हमारा उपयोग होगा, तो मैं आपको जब धातु रूपों के संदर्भ में बताऊंगा विस्तार से, तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो मैंने क्या बताया, अजादी और हलादी, तो जैसे मान लीजिए एध धातु है या अध धातु है, तो ये सब किस में आएंगे, अजादी धातु में। अजादी धातु का मतलब समझे क्या? अच्छा, जिसके आदि में स्वर वाला हो। बिल्कुल, मतलब ऐसा धातु जिसके शुरू में अच आता हो या स्वर आता हो, है ना, उसी को हम अजादी धातु कहेंगे। तो अजादी धातु हो गए। और दूसरा जो कैटेगराइजेशन इसमें वो क्या हो गया, हलादी धातु, अर्थात जैसे पठ धातु ले लीजिए या भू धातु ले लीजिए, है ना, तो ये क्या है, ये हलादी धातु है, अर्थात हल हो आदि में जिसके, ऐसा धातु। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी। एक कैटेगरी ये हो गई, है ना, तो ये तीसरी कैटेगरी मैंने बताई। चौथा एक और कैटेगरी है जिसमें धातुओं को बांटा जाता है, कह लीजिए, वो क्या है, वो ये है कि जैसे परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु, है ना। एक्चुअली देखा जाए तो धातुएं जो हैं वो परस्मैपदी और आत्मनेपदी नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब अगर, क्योंकि ये जो परस्मैपद और आत्मनेपद कहा गया है ये प्रत्ययों को कहा गया है, लेकिन क्योंकि प्रत्यय जब धातु के साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो धातु भी उस मतलब प्रत्यय जुड़ जाने से उसका नाम भी क्या हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो जब परस्मैपदी पद के प्रत्यय जुड़ेंगे तो उस जिस धातु में, तो उससे जो रूप बनेगा उसको हम परस्मैपदी रूप कहेंगे, और जब आत्मनेपद के प्रत्यय जुड़ेंगे तो उनसे जो रूप बनेगा धातु का उसको हम आत्मनेपदी रूप कहेंगे। समझ पा रहे हो ये बात? तो इसीलिए तो ये हम मूल रूप से देखें तो एक्चुअली में धातु के तो रूप नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रयोग किया जाता है, आप सुनेंगे भी, तो इसलिए इसको भी आप लिख लें, नोट कर लें कि परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के। ठीक है, और या फिर इसको एक और कैटेगराइजेशन है इसी में, तीन तरह से हो जाता है ना, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, और जिसका दोनों बन जाएगा, दोनों मतलब परस्मैपद भी बन रहा है और आत्मनेपद भी बन रहा है, तो उसको कहेंगे उभय पद, है ना, या उभय पदी। तो ये तीन विभाजन कौन से हो गए, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ठीक है, ये हो गया। ये चौथा भेद मैंने आपको बताया प्रकार। एक पांचवा एक और प्रकार है धातुओं का, और वो कौन सा है, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। ठीक है, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। तो ये तो आपको शायद पता ही होगा कि सकर्मक धातु मतलब जिसमें कर्म सहित हो उसको हम सकर्मक धातु कहते हैं, और जो कर्म रहित हो उसको हम अकर्मक धातु कहते हैं। ठीक है, और कैसे हम धातुओं को पहचानें कि कौन सा सकर्मक है कौन सा अकर्मक है, इसकी दो प्रकार की विधियां हैं, कह लीजिए, एक शास्त्रीय विधि है और एक लौकिक विधि है, कह लीजिए। तो लौकिक विधि में तो यही है कि आप जो भी वाक्य बोलें या उस क्रिया को लेकर के आप प्रश्न पूछ लें, कि जैसे हमने कहा कि पढ़ता है ना, तो हम पूछेंगे इसमें प्रश्न कि क्या पढ़ता है, तो अगर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, तो उस जैसे क्या पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें उत्तर मिल गया। तो ये जो धातु हो गया वो कैसी धातु हो गई, सकर्मक धातु, है ना। जिसमें उत्तर प्राप्त हो जाए उसको हम सकर्मक धातु कहते हैं, और जिसमें उत्तर ना प्राप्त हो उसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक धातु कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे हमने कहा कि वह सोता है, तो अब प्रश्न पूछेंगे क्या सोता है, तो इसका उत्तर मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा लौकिक तरीका हो गया। और जो शास्त्रीय तरीका है, कह लीजिए, जिसमें क्रिया के दो प्रकार मतलब बताए गए हैं, अर्थात क्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फल और एक होता है व्यापार, है ना। फल और व्यापार क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो जैसे जब हम कोई क्रिया कर रहे होते हैं तो जिस समय वो क्रिया प्रोसेस में है उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। ठीक है, और जब वो क्रिया हो जाती है तो उससे जो हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है, फल होता है। ठीक है, हाँ, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्रिया कर रहे हैं तो उसमें व्यापार हो रहा है, व्यापार चल रहा है ना, एक्टिविटी चल रही है, और जब वो क्रिया हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उससे हमें फल प्राप्त होता है। तो फल का आश्रय जो है वो कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा पचती, है ना, पचती जो है ये क्रियापद है, तो अब इसमें पचती में जो पाक क्रिया हो रही है, तो वो मान लीजिए चावल पका रहा है,
तो वो जो पकाने का प्रोसेस है वो तो हमारा व्यापार हो गया। तो व्यापार जो है वो किस में होगा, अर्थात व्यापार कौन करेगा? पकना। नहीं, जो व्यापार कौन करेगा? वो जो हाँ, बर्तन जो है उसमें। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए इसको समझिएगा कि पाचन क्रिया जो होगी, अर्थात जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो वो एक्टिविटी कौन कर रहा होगा? जो बना रहा करता। है। हाँ बिल्कुल। तो ये हमें समझना है कि व्यापार का आश्रय कौन होता है? कर्ता होता है हमेशा, ठीक है। हम्म। और जो जब हमने मान लीजिए क्रिया एक्टिविटी कर ली, मतलब व्यापार समाप्त हो गया, अब हमें फल मिल गया। तो जैसे हमने चावल पका रहे थे तो अब हमें क्या मिल गया? भात मिल गया। भात मतलब बात। पका हुआ जो चावल कह लीजिए। चावल। तो अब जो है तो फल का आश्रय कौन होगा? फल कहाँ पर होगा? पक जाना जिस तो जो क्या पक खाएगा। क्या पक गया? चावल। हाँ, तो चावल। चावल क्या हो गया? वो कर्म हो पक गया। गया। ध्यान ओके। दीजिएगा, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक व्यापार और एक फल होता है। व्यापार का आश्रय या व्यापार कहाँ होता है? तो व्यापार हमेशा कर्ता में होता है, ठीक है। तो व्यापार का आश्रय कर्ता होता है और फल का आश्रय कौन होता है? कर्म होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ जी। पा रहे हो? हमेशा ऐसा ही होगा ना, जब भी आपको कोई फल मिलेगा तो वो क्या होगा? वो कर्म में ही तो होगा ना, ठीक है। हम्म। इन चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पर शास्त्रीय तरीके में क्या बताया गया कि अगर ये जो व्यापार और फल है, ये दोनों अगर कर्ता को ही प्राप्त हो रहे हों, ये दोनों फल और व्यापार दोनों ही अगर कर्ता को मिल रहे हों, तो उसको हम कहेंगे अकर्मक धातु। और अगर ये दोनों अलग अलग हों, अर्थात व्यापार किसी और का हो, मतलब कर्ता को मिल रहा हो, और फल जो है वो कर्म को मिल रहा हो या किसी और को मिल रहा हो, तो उसको हम कहेंगे सकर्मक धातु। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि वही वाला लेते हैं कि पढ़ता है, मान लीजिए, है ना, तो पठती। तो अब ये जो पठन क्रिया है कह लीजिए, इसका जो अलग दर्शन है उनके अनुसार अलग अलग भेद बताए गए हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 8 प्रकार के वाक्यों की बात की गई है लौकिक में, है ना। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने अभी आपको बस एक संकेत भर दिया है, ये सब आपके यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है ना, वाक्यों के भेद वगैरह, तो इसको भी आप वहाँ भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक संकेत भर दिया है, उसको आप वहाँ जा करके कंप्लीट पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है वाक्य के अंतर्गत, वो है आपका उदाहरण और प्रयोग। अर्थात उदाहरण और प्रयोग मतलब क्या कि वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं कह लीजिए, अर्थात उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो भी हमने भेद बताए, तो वैदिक वाक्यों का कौन सा प्रकार होगा, है ना, और लौकिक वाक्यों का कौन सा प्रकार होगा, उसको भी दो कैटेगराइजेशन में बांटा गया। अर्थात लौकिक वाक्यों में दो भेद कौन से हैं? तो लौकिक वाक्य में एक आपका होता है, आपने शायद सुना भी होगा कि एक तो होता है वाक्य और एक होता है महावाक्य, है ना। तो महावाक्य में जो है आपका महाकाव्य आदि में जो वाक्य आते हैं उनको हम महावाक्य कहते हैं, है ना। या फिर रामायण महाभारत में जो आते हैं उनको हम महावाक्य की श्रेणी में रखते हैं, है ना। और जो साधारण वाक्य होते हैं उनको हम वाक्य के अंतर्गत लेते हैं। ये आपने साहित्य दर्पण में भी पढ़ा है। तो इस तरह से भी भेद किया जाता है कह लीजिए, और उसके उदाहरण भी वहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए वैदिक वाक्य का उदाहरण दिया जाए तो अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवी मित्रजम, ये सब जो जितने भी आप मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो इसमें ये सारा किसका उदाहरण हो जाएगा? ये वैदिक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। और लौकिक वाक्य का उदाहरण जो है आपका उसमें आपने पढ़ा भी होगा, जब हम पिछली बार कर रहे थे, क्या नाम है, तर्क भाषा, है ना, तो वहाँ पर भी ये आया था कि वैदिक वाक्य लौकिक वाक्य में भी उन्होंने भेद उसका उदाहरण भी दिया था। तो वहाँ से भी आप इनको ले सकते हैं। तो एक एक उदाहरण जरूर रखिएगा, अर्थात जो भी आप डिवीज़न या प्रकार करें वाक्यों के, उनके आपके पास एक एक उदाहरण भी होने चाहिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। ओके। जी। उसके बाद है चौथा बिंदु, जो मैंने आपको बताया भी था पहले भी, उसके अंतर्गत है हमारा चौथा बिंदु जो कि है भाषा, है ना। तो भाषा के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो है हमारा भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में ही भाषा का पूर्णता से कह लीजिए अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है भाषा का जहाँ पर पूरा विस्तार से अध्ययन किया जाता है। भाषा के किस रूप का अध्ययन जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, मैं उसको बता करके फिर आगे बढ़ूँगा।
भाषा विज्ञान में भाषा के इस पक्ष का कह लीजिए अध्ययन किया जाता है जिसमें ये चीज़ होता है कि भाषा जो है वो उसका विकास कैसे हुआ है ना, अर्थात भाषा जो है उसका विकास कैसे हुआ और समय के साथ उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए और विश्व की भाषाओं को किस तरह से बांटा गया है, उसमें क्या समानताएं हैं, है ना। इस तरह से इस भाषा को लेकर के इसमें अध्ययन किया जाता है, उसकी इकाई क्या है और भाषा के अंतर्गत जो है अर्थ जो है वो कैसे वाक्यों से अर्थ आता है, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। तो मुख्य रूप से भाषा विज्ञान में 4 भेद जो कहे गए कह लीजिए, जिसमें एक तो आपका वाक्य विज्ञान है, पद विज्ञान है और एक वर्ण विज्ञान भी है ना, जिसको ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि विज्ञान है, उसके बाद आपका शब्द विज्ञान या पद विज्ञान कह लीजिए, उसके बाद आपका वाक्य विज्ञान है और चौथा जो है आपका वो अर्थ विज्ञान है। तो ये 4 भेद जो हैं इसके मोटा मोटी किए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे भेद किए गए हैं ना। तो आप लिंग्विस्टिक में जब जाएंगे तो अलग अलग आपको भेद भी मिलेंगे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप अगर एक बार समेट लें, मतलब समझ लें कि हाँ कैसे कैसे कौन कौन से भेद होते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये हो गया पहला बिंदु भाषा के अंतर्गत भाषा विज्ञान वाला। दूसरा है कि भाषा के संदर्भ में हमारे भारतीय उसमें अगर बात करूं तो एक व्याकरण और निरुक्त, ये 2 चीज़ें भी जो हैं वो भी विचार करती हैं, है ना। अर्थात व्याकरण जो है भाषा का किस तरह से विश्लेषण करता है, अर्थात भाषा में किस तरह के शब्दों को पढ़ा गया है, कहा गया है, उन चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है ना। उसका विश्लेषण किया जाता है, मतलब प्रकृति प्रत्यय, है ना, शब्दों की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, अर्थात शब्दों का संस्कार जहाँ पर होता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें ध्यान दिया जाता है। और निरुक्त में क्या होता है, इसमें शब्दों के पीछे अर्थात भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उन शब्दों का अर्थ के साथ क्या संबंध है, इस पर जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, विचार किया जाता है, उसको हम निरुक्त कहते हैं, है ना। तो इसमें निरुक्त में ये चीज़ें बताई जाती हैं। और तीसरा और अंतिम जो है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, वो है आपका भाषा दर्शन। तो भाषा दर्शन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 2 विभाजन किए जाते हैं, एक पाश्चात्य भाषा दर्शन, एक हमारा भारतीय भाषा दर्शन। तो पाश्चात्य में तो बहुत सारे आते हैं, है ना, जो कि अधिकतर क्या है, भाषा वैज्ञानिक ही हैं अधिकतर, है ना। और दूसरे जो हैं जो इस ध्यान देते हैं, मतलब भारतीय वाले में, भारतीय भाषा दर्शन में 2 भेद कर दिए जाते हैं। वो कौन कौन से, एक तो है व्याकरण का भाषा दर्शन और एक है अन्य दर्शनों का भाषा दर्शन, है ना। तो व्याकरण का भाषा दर्शन पर विचार करना और दूसरा है आपका अन्य दर्शनों का भाषा पर विचार करना। तो अन्य दर्शनों में मुख्य रूप से हमारे न्याय आ जाता है, जो कि नव्य न्याय भाषा पर विचार करता है। पूरा का पूरा विचार क्या करता है, उसकी अपनी एक कह लीजिए नई भाषा है ना, उसका अपना एक भाषा अलग से ही है, न्यू कह लीजिए नव्य न्याय की भाषा। और जो एक तरह से आप कह सकते हैं जिसमें मीमांसा जो है वो भी इस पर विचार करती है, तमाम चीज़ें, तो ये भी आपका आ जाता है। और व्याकरण जो है वो भी भाषा के दार्शनिक पक्ष पर उसका विवेचना करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो 4 बिंदु के तहत हमारा पूरा रहेगा, जिसमें हमारा पूरा फोकस जो है इस पूरे कोर्स में जो दूसरा जो था शब्द या पद कह लीजिए, उसके तीसरी बिंदु के अंतर्गत जो कि है हमारा प्रक्रिया, उसमें हम सीखेंगे, वहीं पर ध्यान देंगे। ठीक है, ओके।